उधर पीएम मोदी ने ट्रंप को हड़काया। ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाकर कौन सी सीक्रेट डील की है? मुनीर और शहबाज की ट्रंप ने वो बेइज्जती की कि पाकिस्तानी आज सो नहीं पाएंगे। बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर से जो कहा, ईरान सुन लेगा तो दो मिसाइल पाकिस्तान पे क्यों दाग देगा। राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया है, सबसे पहले इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। हमारे यहां कुछ लोग कल से फूफा बने घूम रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कल फिर कह दिया था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने ही रुकवाई। ऊपर से ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को लंच करवा दिया, बिरयानी खिला दी। भाई, लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे भारत पर कोई मुसीबत आ गई। बॉस, मुसीबत नरेंद्र मोदी की नहीं है, मुसीबत भारत की नहीं है, मुसीबत तो पाकिस्तान की है, मुसीबत तो डोनाल्ड ट्रंप की है। क्योंकि क्या मुनीर क्या ट्रंप दोनों इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं। मुनीर को डर है कि नरेंद्र मोदी फिर से कहीं ठोक ना दे। बॉस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है कि मोदी फिर ठोकेंगे। उधर ट्रंप ईरान को लेकर फंसे हैं कि युद्ध में कूदूं ना कूदूं, क्या करूं। मैं तो अपने आप को सीज फायर वाला फूफा बताता हूं कि मैं सारी दुनिया में सीज फायर कराता हूं, मैं युद्ध रुकवाता हूं, कहीं रुकवा नहीं पाता हूं, अब खुद युद्ध में कैसे कूदूं। उधर चाइना रूस मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान को ठोकने के लिए ट्रंप को मुनीर का साथ चाहिए, तो भारत की मार खाने से बचने के लिए मुनीर को ट्रंप का साथ चाहिए। इसलिए दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। इसमें भी यह सब इतना सीक्रेट रखा गया कि आप देखिए कि मुलाकात बंद कमरे में हुई, कोई तस्वीर तक जारी नहीं हुई। मुलाकात के बाद कोई फोटो सेशन तक नहीं हुआ, जैसे अक्सर होता है ना भाई, दो लोग मिले तो फोटो खिंचवाते, दोनों के फोटो भी नहीं मिली। मुलाकात के बाद कोई बयान तक जारी नहीं हुआ, जैसा अक्सर होता है। मुलाकात के बाद कोई मीडिया के सवाल जवाब नहीं हुए। दोनों के बीच क्या बात हुई, इसकी डिटेल तक सामने नहीं आई। ट्रंप ने मुनीर को क्यों बुलाया, इसकी ठोस वजह भी नहीं बताई गई। यानी ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात तो कर ली, लेकिन यह ऐसी मुलाकात है जिस पर कई सारे सस्पेंस है, कई सारे सवाल हैं। और ऐसा तभी होता है, इतना सस्पेंस तभी होता है जब मामला गड़बड़ होता है, चीजें छिपाई जानी होती हैं। क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुनीर को इसलिए बुलाया ताकि वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए उनकी भूमिका पर आभार जता सके। तो भाई, आभार जताना था तो सबके सामने जता देते ना। बंद कमरे में काहे आभार जता रहे हो? ऐसा कौन सा आभार जता रहे हो जो बंद कमरे में जताया जाता है? खुले में जताओ आभार। लेकिन कहानी कुछ और है जो आज हम आपको पाठशाला में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अपने आप में किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर आभारी जताना था तो फिर मुलाकात बंद कमरे में क्यों की, प्रेस मौजूद क्यों नहीं था? आभारी जताना था तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, शहबाज और मुनीर दोनों को बुला लेते। आभारी जताना था तो जो मीटिंग 1 घंटे की वो 2 घंटे तक कैसी चली, जैसे पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है। क्या आप ये मानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास इतना टाइम है कि वो मुनीर जैसे 2 कौड़ी के फील्ड मार्शल को 2 घंटे आभार देने में जता दे? 2 घंटे थैंक यू बोल रहे थे। बात ये सब बातें बताती हैं कि ट्रंप और मुनीर मिले तो हैं, लेकिन मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है जो दोनों साइड खुलकर बता नहीं रहे या बता पा नहीं रहे। लेकिन हम बताएंगे ना, आपको खुल के बताएंगे कि दोनों ने अपने अपने देश का सौदा कर दिया है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इन दोनों के ऊपर। इधर भारत में तो इस मुलाकात को लेकर अलग ही बवाल खड़ा हो गया। भारत में इंडी गठबंधन हमेशा की तरह बिना कुछ जाने समझे पीएम मोदी पर आग बरसा रहा है। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती को पीएम मोदी की फेल्ड डिप्लोमेसी बता रहा है। माहौल बना रहा है कि अरे देखो, ट्रंप ने तो मुनीर को मिलने के लिए बुला लिया। भाई, ट्रंप ने तो जेलेंस्की को भी मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या हुआ? उसे बुरी तरह बेइज्जत किया। मतलब अब ट्रंप ये कौन सा बच्चों का चल रहा है कि मेरे से दोस्त, मेरा हम दोनों जो हैं वो दोस्त हैं, उससे कट्टिस, अब तुम नहीं मिलोगे, उसके साथ नहीं खेलो। ऐसा होता है क्या? मुनीर को ट्रंप ने बंद कमरे में लंच खिलाया या लात, इसे समझने की जरूरत है। पाठशाला में आज हम इसी का चैप्टर सबसे पहले खोल रहे हैं। आपको बताऊंगा कि क्या ट्रंप ने ईरान की वजह से मुनीर से बात की है? क्या इस मुलाकात के पीछे भारत पाकिस्तान का मुद्दा था? क्या इस मुलाकात के पीछे ट्रंप के परिवार का बिजनेस है? भारत में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर क्या कहा जा रहा है, ये सब आज आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पूरा विवाद कैसे बढ़ गया है भारत में, इसकी एक झलक देखिए। I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. Modi is a fantastic man. जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप और सत्ता में बदलाव चाहता है, हिंदुस्तान में यही इरादा है। पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट गौरव बता रहा है उनकी सेना का, और हमारी सेना के सीडीएस का कहीं कोई पता नहीं। भारत में विपक्ष का हाल यह है कि जब उनको नरेंद्र मोदी को घेरना होता है तो उनको पाकिस्तान से आ रहे नैरेटिव पे विश्वास होता है,
और जब इनका मूड करता है पाकिस्तान इनको फेल्ड स्टेट दिखने लगता है। खैर, मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच क्या कर लिया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर फिर से बोल क्या दिया। भारत में अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स होने लगी, जबकि कल ही ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने हड़का दिया था कि सीजफायर किसी और ने नहीं करवाया, कोई और पाकिस्तान के मामले में भारत के बीच आए भी नहीं। नरेंद्र मोदी के इतना क्लियर कट कहने के बाद भी इंडी गठबंधन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें अपने पीएम से ज्यादा ट्रंप पे भरोसा दिख रहा है, उस ट्रंप पर जिस पर कि विदेशी मीडिया तक भरोसा नहीं कर रही। जो आदमी ट्रंप आज की डेट में यू टर्न थोड़ी लेते हैं, वो भाई साहब ओ टर्न लेते हैं, ऐसे यू अब फिर यू लेके ओ बना देते हैं। ये भाई अलग कलाकारी कर रहे हैं ट्रंप, और इसलिए उनको बोलना पड़ता है दुनिया के सामने कि मैंने युद्ध रुकवाया लेकिन कोई मेरे को क्रेडिट नहीं देता, कोई छापता नहीं। कौन क्रेडिट देगा? सबको पता आप झुट्टे हो, सिर्फ यहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस को छोड़ के। उनको भी पता तो है ही, लेकिन घेरने के लिए बोलना है तो बोलना है। ट्रंप और मुनीर के लंच की बात आगे बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर मोदी विरोध कितना हावी आप देखिए कि ट्रंप और मुनीर के लंच और ट्रंप के नए बयान को हथियार बनाकर फिर से मोदी पर टूट पड़े। कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। कोई इनसे पूछे कि जब भारत में 26/11 हुआ था तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? झटका तो पाकिस्तान को लगा है, इसलिए भागा भागा मुनीर ट्रंप के पास पहुंचा है। मोदी ने ट्रंप को हड़काया, तो ट्रंप और मुनीर की क्या सीक्रेट डील हुई इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप इंडी गठबंधन की राजनीति देखिए कि इसमें कोई किसी से कम नहीं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत भी पीएम मोदी के विरोध में कांग्रेस से पिछड़ना नहीं चाहते। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि कहीं ट्रंप का इरादा भारत में भी बदलाव करने का तो नहीं है। संजय राउत को सुनिए, इनको लगता है ट्रंप यहां सत्ता बदल सकते हैं। सुनिए जरा इनको। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से देश में हस्तक्षेप कर रहा है और सत्ता में बदलाव चाहता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिंदुस्तान में यही इरादा है? मुझे शंका आती है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने मुनीर के अमेरिका दौरे के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को दुनिया भर में भेज रहा है, लेकिन भारत के सीडीएस और आर्मी चीफ का कोई पता नहीं। जरा उनको भी सुनिए। पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, अपने आर्मी चीफ को दुनिया में भेज के गौरव बता रहा है उनकी सेना का, और हमारी सेना के सीडीएस का कहीं कोई पता नहीं है। ये लोग न्यूज नहीं देखते हैं, मुझे लगता है पाठशाला ही देख लिया करें कम से कम। अपने सीडीएस सिंगापुर नहीं गए थे ना, वहां बयान दिए थे ना, और पूरा नरेंद्र मोदी यहां डेलीगेशन बना के दुनिया घुमा दिया, इनको दिखा नहीं। इंडी गठबंधन में जिसका जो मन आता है ना वो कह देता है, किसी को हवा भी नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि यह पहला मौका है जब ट्रंप ने पाकिस्तान या किसी भी दूसरे देश के सेना प्रमुख को इस तरह की 1-on-1 बैठक के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। अक्सर ऐसी मुलाकात रक्षा मंत्री या दूसरे अधिकारी करते हैं, लेकिन अगर ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप को मुनीर से कोई तो बड़ा काम है, क्योंकि बिना मतलब के ट्रंप मुनीर को लंच क्या पानी ना पूछे, खड़ा कर दे पीछे के जग, उधर देखो चापाकल होगा वहां पी ले। अच्छा वो कहेगा अमेरिका में सर चापाकल तो होता नहीं है, हैंडपंप, बोले खोदो निकालो। अब सवाल यह है कि यह बड़ा काम है क्या जिसके लिए ट्रंप जो है वो मुनीर को बैठा लिया टेबल पर सामने। नहीं तो मुनीर की औकात यह है कि ट्रंप बोलेगा नीचे बैठ के खाओ। मोटे तौर पर ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। भाई पहली थ्योरी यह चल रही है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात की है, लेकिन इस थ्योरी में इसलिए दम नहीं क्योंकि जब भारत ही किसी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा तो ट्रंप बीच में काहे के लिए कूदने आएंगे भाई, कोई मतलब नहीं। ट्रंप को पता है मोदी ना सुनने वाले कोई मीडिएशन की बात। दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जमीन की जरूरत है और इस वजह से ट्रंप ने मुनीर को लंच पे बुलाया कि हम तुम्हारे यहां से ईरान को मारेंगे। ये इन दोनों थ्योरी की चर्चा तो हर जगह है, लेकिन इस मुलाकात का एक तीसरा एंगल भी है, एक तीसरी थ्योरी भी है जो आपको चौंका देगी।
तीसरी थ्योरी यह है कि कहीं ट्रंप ने अपने परिवार की कंपनी के बिजनेस की वजह से तो मुनीर से मुलाकात नहीं की। अब ट्रंप का कौन सा ऐसा बिजनेस है परिवार का जिसके लिए मुनीर की जरूरत है, इसकी परतें आगे खोलूंगा। लेकिन पहले बात ईरान थ्योरी। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ट्रंप और मुनीर की मुलाकात का सीधा कनेक्शन ईरान से जुड़ता तो दिखता है, क्योंकि आप देखिए कि आसिम मुनीर 27 मई को ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी से भी मिले थे, जो इजरायली हमले में मारे गए। आसिम मुनीर उस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी थे जिसने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei से मुलाकात की थी। इसके अलावा पाकिस्तान की संसद में शहबाज सरकार कह चुकी है कि वो हर हालत में ईरान का साथ देगी। इतना ही नहीं, ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अगर हमला हुआ उस पर तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम फोड़ देगा। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम अपना बम अपने पास रखें, तुम्हारे लिए काहे फोड़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें पाकिस्तान और ईरान के कनेक्शन को जोड़ती तो हैं, और ट्रंप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान से डील करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब ट्रंप से मुनीर की मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि मुनीर ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। सुनिए मुनीर से मुलाकात पर ट्रंप ने क्या कहा है, लेकिन जो ट्रंप नहीं बताएंगे इस बाइट में वो हम आपको आगे बताएंगे। They know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. मुनीर से मुलाकात में ट्रंप ने ईरान का जिक्र किया। यह भी बताया कि मुनीर ईरान को अच्छे से जानते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर को कायदे से समझा दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा तो पाकिस्तान को अमेरिका की साइड में खड़ा होना होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि वो तो मुस्लिम भाईचारे की बात करते हुए ईरान का साथ देने का माहौल बना रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने मुनीर को ऐसे वक्त में लंच पर बुला लिया जब ट्रंप खामनेई को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का यह डबल गेम ईरान को भी दिख रहा होगा। इसलिए जब मुनीर और शहबाज पिछले महीने खामनेई से मिले थे तो उस वक्त ऐसी खबरें थी कि खामनेई पाकिस्तान से इस बात पर नाराज थे कि वो इजराइल के खिलाफ चुप क्यों। खामनेई शायद नहीं जानते कि पाकिस्तान 2 कौड़ी का कटोरा लेके घूमने वाला देश है। उसको जहां से पैसा मिल जाए वो उधर भागा भागा चला जाता है। चीन जो है वो उइगर मुसलमानों पर कुछ भी करे, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, खामनेई को मारने की बात करे, मुनीर वहां बैठ के लंच कर सकता है ट्रंप के साथ, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इंडिया से बचना भी है और पैसा भी चाहिए, उधर से कुछ तो भीख मिल जाए। सोचिए जो अमेरिका ईरान को ठोकने के लिए बेचैन है उस पर ऐसे ऐसे बम गिराने के बारे में सोच रहा है, जो बम आज तक अमेरिका ने भी कभी किसी पर नहीं चलाए। उस अमेरिका के साथ मुनीर बंद कमरे में बैठकर लंच खा रहा है, डील कर रहा है, बिरयानी उड़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान में वहां की संसद में लोग खड़े होकर ईरान के साथ जीने मरने की कसमें खा रहे हैं। पाकिस्तान की नौटंकी देखिए, उनका आर्मी चीफ ट्रंप के साथ बैठ के लंच कर रहा है। वहां संसद में नेता कह रहे हैं कि इजराइल को मिटा देंगे, मुसलमान होने के नाते ईरान का साथ देने की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान की संसद में यह सब चल रहा है कि भाई ऊपर वाले ने कहा है कि भाई यहूदी जो है वो पत्थर के पीछे छिपेंगे और पत्थर बताएगा कि यहां यहूदी छुपा है, अब मुसलमान उसको मारेगा। इतना मुस्लिम यूनिटी है इनके लिए। अब आप मुनीर बताइए, बैठ के लंच खा लिया ट्रंप के साथ। बात मुसलमान के नाम पर यह सारा भाईचारा इनका सिर्फ कहने के लिए। पाकिस्तान को डॉलर दिखता है, डॉलर। आसिम मुनीर को अपना मतलब दिख रहा है, भले ही इसके लिए पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान के खिलाफ जाना पाकिस्तान की बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि पहली बात, पाकिस्तान ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान के अमेरिका से करीबियां बढ़ाने की वजह से ईरान और चीन दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ हो जाने का बड़ा खतरा है। दूसरी बात, पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर लगता है और बलूचिस्तान का भी ईरान से बॉर्डर लगता है। ईरान में अस्थिरता से बलोच इलाके में आजादी की मांग और तेजी से बढ़ सकती है। तीसरी बात, अमेरिका से पाकिस्तान की बढ़ती करीबियों को देखते हुए अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पाकिस्तान की तेल आपूर्ति रोकी तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें ऑलरेडी जो 250-300 रुपए प्रति लीटर हैं वो और बढ़ सकती हैं, जिससे पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ सकती है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकता है। चौथी बात, एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी देश है जहां 15% शिया आबादी भी है और ईरान शिया देश है। अगर ईरान की बर्बादी में पाकिस्तान का हाथ दिखा तो पाकिस्तान के अंदर भी एक धर्म युद्ध शुरू हो सकता है। यानी ट्रंप से ऑर्डर लेने की मुनीर की एक गलती की वजह से पाकिस्तान टूट सकता है, पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है।
लेकिन मुनीर को कौन समझाए? इतनी बुद्धि होती तो ये भारत में आतंकवाद फैलाने की बातें कर रहा होता। यहां से पैदल है तभी तो ऐसी हरकतें करता है। यही सब देखते हुए पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मुनीर को कोस रहे हैं। सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो ट्रंप को फोन पे मुंह पे सुनाते हैं कि तुम झुट्टे हो, तुमने कोई युद्ध नहीं रुकवाया, पाकिस्तान आया था गिड़गिड़ाते हुए तब हमने उसको छोड़ा। और यहां पाकिस्तान वहां ऑर्डर लेने के लिए खड़ा है ट्रंप का। यहां सर बोलिए, जैसे वो होटल में आप जाते हैं लिखता है ना कि यहाँ 2 चिली चिकन 4 तंदूरी रोटी, उस टाइप से ऑर्डर लिया है ये मुनीर। और खाली ऑर्डर नहीं लिया है कि और उस ऑर्डर में और क्या क्या है अभी आगे बताऊंगा। पाकिस्तान को ये शर्म भी नहीं आ रही कि उसके प्रधानमंत्री को ट्रंप ने नहीं बुलाया, उसके आर्मी चीफ को ट्रंप ने बुलाकर खातिरदारी की। ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात कर कैसे ली? इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हो रही है। इसे आप समझिए, ट्रंप के सीधे मुनीर से मिलने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की सरकार सिर्फ कठपुतली है। शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज की कैबिनेट में सिर्फ नाम के मंत्री। पाकिस्तान में सब कुछ तो सेना चला रही है, यह आज क्लियर हो गया फिर से। पाकिस्तान में मुनीर का सिक्का चल रहा है। और कमाल की बात है कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, मिडिल ईस्ट में यूएस के स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव मौजूद रहे। मुनीर के साथ पाकिस्तान के एनएसए और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक मौजूद रहे। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से कोई सिविलियन ऑफिसर तक मौजूद नहीं था। यह पाकिस्तान की सरकार की सोचिए कैसी गजब की बेइज्जती है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम को तो कोई लीडर मान ही नहीं रहा। भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग और जर्नलिस्ट नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप ने भी बोल दिया कि मैंने मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है नहीं। भाई, उसने मुंह पे बेइज्जत कर दिया। सोचिए कैसे पाकिस्तानी, उनको बेइज्जती की आदत तो है, लेकिन इतनी बेइज्जती कैसे सहते होंगे ये लोग। पाकिस्तान को किसी बेइज्जती का कोई शायद एहसास ही नहीं होता होगा, एकदम मोटी चमड़ी हो चुकी। भाई, जो देश कटोरा लेके दुनिया भर में घूम ही रहा है इतने साल से, किसी देश में जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि आया, ये देखो ये आया फिर मांगने आया। उस देश को किसी इज्जत बेइज्जती से क्या मतलब? पाकिस्तान की सेना को इस बात से ही मतलब है कि उसका काम बनता रहे। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप की चापलूसी में असीम मुनीर ने सबको पीछे छोड़ दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका को लेकर मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर डाली। पहले तो पब्लिक पूछ रही है कि तुम हो कौन जो मांग कर रहे हो कि इनको नोबेल पीस प्राइज दे दो? तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? तुम पे तो दाग लगा हुआ है कि तुम दुनिया में पीस नहीं रहने देना चाहते, तुम आतंकवाद फैलाते हो, 2 कौड़ी के देश हो पाकिस्तान, तुम कह रहे हो कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दो। तुमको सुन कौन रहा है? मुनीर ट्रंप की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? इसका सीधा मतलब यही है कि उसे लग रहा है कि अगली बार भारत से बचाने के लिए अमेरिका आएगा। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कुछ और डॉलर मिल जाएंगे, हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, हथियार शायद मिल जाएं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साइड बाय साइड जो पर्सनल बिजनेस चल रहे हैं वो चमक जाएंगे। वैसे भी इन्हें अपने फायदे से ही मतलब होता है। अपने फायदे के चक्कर में ही ये आधा पाकिस्तान चीन को बेच चुके हैं, आधा अमेरिका को बेच देंगे। मतलब पाकिस्तान खुद को इतना गिरवी रख देगा कि इसको कर्ज देने वाले देश ही पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे कि भाई इसको मत मारो, हमारा पैसा उधार वाला सब डूब जाएगा। सबको पता है कि पाकिस्तान पैसे के लिए लेट जाता है, चरणों में गिर जाता है। मुनीर को अमेरिका से पैसे और हथियार चाहिए, ट्रंप को भी अपना बिजनेस चाहिए। यानी ट्रंप और मुनीर की मुलाकात एक शुद्ध बिजनेस मीटिंग थी। ये मत सोचिए कोई राष्ट्रपति मिल रहे हैं, कोई सेना प्रमुख मिल रहा है। 2 बिजनेसमैन मिले हैं जो अपनी अपनी डील कर रहे हैं। इसमें 2 लीडर नहीं बैठे थे, एक तरह से बिजनेसमैन बैठे हुए थे। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह बात किसी को हजम नहीं हो रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान को पानी पी पी कर कोसते थे, उन्हें अब पाकिस्तान से प्रेम कैसे हो गया। साल 2018 में ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था और लिखा था कि अमेरिका पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को $33 बिलियन की मदद दे चुका है, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठ और धोखा दिया है। वो हमारे नेताओं को बेवकूफ समझते हैं, वो उन आतंकियों को शरण देते हैं जिन्हें हम अफगानिस्तान में तलाश रहे हैं। साल 2011 के एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। तो अचानक इनको इतनी पप्पियां और झप्पियां क्यों पानी है पाकिस्तान से? वही ट्रंप आजकल पाकिस्तान के सगे बन गए। इसका भी एक सीक्रेट है, और यह सीक्रेट पाकिस्तान के साथ ट्रंप के परिवार का बिजनेस है। ट्रंप चाहते हैं कि उनके बेटे और दामाद के नए नए बिजनेस और अच्छे से सेट हो जाएं। इसके लिए ट्रंप जिससे भी चाहे उससे डील कर सकते हैं। इसलिए असीम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुला लिया। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 26 अप्रैल 2025 को ट्रंप के परिवार की कंपनी ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से पाकिस्तान की डील की। यह डील 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के मात्र 4 दिन बाद हुई। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी का 60% हिस्सा
ट्रंप के दो बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के पास है। इस कंपनी के क्रिप्टो कॉइन सेल्स से होने वाली आमदनी का 75% हिस्सा ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के पास जाता है और इस कंपनी के बहुत से अहम पद पर ट्रंप के करीबी लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल से हुई डील के मुताबिक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पाकिस्तान को रीजन का क्रिप्टो हब बनाने की दिशा में काम करेगा। इस डील को फाइनल करने के लिए खुद ट्रंप के बेहद करीबी लोग पाकिस्तान गए थे। वहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ट्रंप के परिवार की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम का स्वागत किया था। पब्लिक पूछ रही थी कि भाई वो क्रिप्टो करेंसी का मामला चल रहा है, वहां हमारा सेना प्रमुख क्या कर रहा है। ट्रंप के परिवार की कंपनी से डील में मुनीर ने भी अपनी टांग घुसा दी थी और अब इस डील के बाद ट्रंप का मुनीर को लंच पर बुलाना बहुत बड़े इशारे कर रहा है। संभव है कि उस बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर से यही बात की हो कि वो सब तो छोड़ो, ईरान को तुम्हारे यहां से पहले मारेंगे, वो ऑर्डर लिखो, एक ऑर्डर नंबर 1। दूसरा लिखो कि भाई हम तुमको पैसा भीख देंगे और इंडिया ऐसे देखेंगे, अगर मारेगा तो देखेंगे, मोदी ऐसे सुनते नहीं। और तीसरा, मेरे बेटे और दामाद का बिजनेस तुम्हारे यहां रुकना नहीं चाहिए। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की सेना ने जो बयान जारी किया है उसमें भी ट्रेड, क्रिप्टो, रेयर अर्थ मटेरियल का जिक्र है। सेना की तरफ से बताया गया कि ट्रंप और मुनीर के बीच व्यापार, आर्थिक विकास, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई है। भाई ये सब प्रधानमंत्री से करना था ना, सेना प्रमुख से क्या कर रहे हो? क्योंकि मुनीर वहां पर जो है वो डीलर बना हुआ है, वो ट्रंप के बेटे और दामाद की डील करा रहा है वहां पे। जैसे डील कराते हैं ना लोग बीच में पैसा खा के, वैसा काम कर रहा है। यही वजह है कि कई लोग ये मान रहे हैं कि इस मीटिंग का मकसद बिजनेस ज्यादा था, ऐसा बिजनेस जिसमें ट्रंप के निजी हित छिपे। नहीं तो अक्सर दो देशों के बीच व्यापार की बात सिविलियन सरकार के बीच होती है। वैसे भी ट्रंप खुद को एक डील मेकर बताते हैं, वो एक बिजनेसमैन भी है, उनका बड़ा बिजनेस अंपायर भी है। अपने बिजनेस और अपने पद में हितों को टकराव को लेकर वो कई बार फंस चुके हैं। ताजा एक नए मामले में भी फंसे हैं। अमेरिका में ट्रंप पर क्रिप्टो करप्शन के आरोप लग रहे हैं। पिछले साल ही ट्रंप क्रिप्टो बिजनेस में उतरे थे जब से वो राष्ट्रपति बने। तब से लगातार अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो के जरिए अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं। स्टेट डेमोक्रेसी डिफेंडर्स फंड वॉचडॉग ग्रुप के मुताबिक ट्रंप के क्रिप्टो वेंचर, जिसको एक साल भी नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। ट्रंप डेमोक्रेट सेनेटर जेफ मर्कली ने ट्रंप की क्रिप्टो स्कीम्स को भ्रष्टाचार का माउंट एवरेस्ट करार दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन लेवित्स्की, जो हाउ डेमोक्रेसी इज डाई के लेखक भी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया की किसी भी सरकार में इतना खुला भ्रष्टाचार नहीं देखा जो ट्रंप कर रहे हैं। आपको बता तो रहा हूं कि ट्रंप पर इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। पिछली साल ही न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ट्रंप पर 3,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ट्रंप पर यह कार्रवाई धोखाधड़ी ऑन सिविल फ्रॉड केस में की गई थी। मतलब यह ट्रंप का हाल है और इसलिए चर्चा हो रही है कि ट्रंप पाकिस्तान से लप्पो चप्पो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी क्रिप्टो वाली जो बिजनेस है उसको बढ़ाना है। उन्हें मुनीर की जरूरत है, वो डील करता है, कमरे में बैठ के ऑर्डर लेता है और इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। ट्रंप की पाकिस्तान से कोई भी डील हो रही हो, पाकिस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ट्रंप पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। तो फिर ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान की पब्लिक तो ट्रंप को दो चेहरे वाला इंसान बता रही है और कह रहे हैं कि ट्रंप इधर कोई बात करते हैं, उधर कोई बात करते हैं। यानी पाकिस्तान में भी लोग ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन हमारे यहां का विपक्ष देखिए, उन्हें ट्रंप पे भरोसा है कि ट्रंप ने 10 बार कह दिया, 11 बार कह दिया, ट्रंप ने फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो आप क्या सोच रहे थे? ये लोग क्या सोच रहे थे, राहुल गांधी एंड कंपनी, कि ट्रंप आएंगे और कहेंगे कि हाँ, मोदी ने मुझे बहुत हड़काया है और मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं मानता हूं कि मैंने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डील नहीं कराई थी। ये बोल देंगे ट्रंप, वो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? अब तो वो और घूम घूम के बोलेंगे बड़ी बेशर्मी के साथ, ताकि पर्दा डाल सके कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं। अगर नरेंद्र मोदी, ऑपोजिशन कह रहा है ना कि भाई नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, ट्रंप ने सही बोला, भाई उनको इतना नहीं दिख रहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है, हमारे विदेश मंत्रालय ने बकायदा स्टेटमेंट जारी किया है। ट्रंप स्टेटमेंट जारी करें, व्हाइट हाउस स्टेटमेंट जारी करें और कहे कि भारत का विदेश मंत्रालय झूठा स्टेटमेंट जारी कर रहा है, पीएम मोदी ने यह सब नहीं कहा। है हैसियत व्हाइट हाउस की कि वो ऐसा बयान जारी करके कल से आज तक में क्यों नहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी और भारत का विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं बोल पा रहा वहां का व्हाइट हाउस? क्योंकि बॉस, ये डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हुई है, एक एक चीज रिकॉर्ड पर होती है। मोदी और हमारा विदेश मंत्रालय, पीएम मोदी और हमारा विदेश मंत्रालय अगर झूठ बोल रहे होते तो अमेरिका सबसे पहले आकर बयान जारी करता कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई।
अमेरिका ने कोई खंडन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और विदेश मंत्रालय ने भारत के जो कहा है वो हुआ है फोन पर, उसकी उन्होंने बकायदा डिटेल वेबसाइट पर डाली हुई है। लेकिन ट्रंप को कोई मुंह थोड़े पकड़ के हाथ से मुंह दबा देगा कि मत बोलो। भाई वो आदमी झूठा साबित हो रहा है तो हो रहा है, वो अपना बोले जा रहा है। लेकिन पाठशाला में आप अमेरिका पाकिस्तान का हाल तो देख लिया, अब जरा चीन का हाल देखिए। दुनिया में युद्ध का धूम धड़ाका चल रहा है, लेकिन चीन के सैनिक अचानक रातों रात कहां गायब हो जा रहे हैं। रूस, अमेरिका, पाकिस्तान सब हैरान, चीन तो युद्ध लड़ने की हालत ही में नहीं है क्या? जब पूरी दुनिया में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की बातें हो रही हैं और अब कभी भी अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है, ऐसे में सब पूछ रहे हैं कि खुद को ग्लोबल पावर कहने वाला चीन कहां गायब है? इजराइल ने चीन के दोस्त ईरान को धुआं धुआं किया हुआ है, तो शी जिनपिंग ईरान को बचाने के लिए युद्ध से दूर क्यों भाग रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया और चीन की सेना में कोई हलचल तक नहीं हुई? रूस और यूक्रेन जंग पर भी शी जिनपिंग चुप बैठे हैं। मतलब चीन के पड़ोस में इतना बवाल मचा हुआ है, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान सब ये सोच सोच कर परेशान है, ये जिनपिंगवा कहां है भाई? इसी तरह बात करते होंगे अगर ऐसे सड़क पे करते होंगे, वैसे तो होता नहीं, कि शी जिनपिंग अपनी सेना युद्ध में क्यों नहीं उतार रहे। सब जानना चाहते हैं, हथियार दे देते हैं कि ये लो मेरा हथियार ले लो, अपनी सेना को कोई क्यों नहीं मदद के लिए उतारता। अब इसकी जो वजह पता चल रही है वो हैरान कर देने वाली है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पहले ही सन्नाटे में चल रहा है और अब खबर है कि ना तो चीन जंग छेड़ने की हालत में है और ना ही चीन की सेना जंग के मैदान में उतरने के लायक है। और ऊपर से शी जिनपिंग और पीएलए के बीच जबरदस्त ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। शी जिनपिंग पीएलए में बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ छटनी करने में लगे हुए हैं। यानी पीएलए मतलब वहां की जो आर्मी है, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी और पदों को उनके पदों से हटाया जा रहा है। टॉप मिलिट्री लीडर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं चीन में, कई बड़े सैन्य अधिकारी वहां लापता हो गए। यहां तक कि शी जिनपिंग के कई करीबी और वफादार आर्मी अफसर भी लपेटे में आ रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। चीन में सेना के बड़े बड़े अधिकारियों पर शी जिनपिंग का जो हंटर चल रहा है उसका डायरेक्ट लिंक भारत के ऑपरेशन सिंदूर से भी है, क्योंकि शी जिनपिंग इस बात से बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान को चीन ने जो हथियार दिए वो भारत के हथियारों के सामने फुस कैसे हो गए, जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन आखिर शी जिनपिंग अपनी ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्यों खड़े हो गए? शी जिनपिंग अपने ही सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं? क्या शी जिनपिंग को सेना में बगावत का डर सता रहा है? वहां सैनिक रातों रात गायब कहां हो जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन चीन में जो तूफान आ रखा है पहले उसकी एक झलक देखिए। चीन की पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन दुनिया में युद्ध के इतने मोर्चे खुले हुए हैं और चीन की सेना कहीं दिख ही नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं कि शी जिनपिंग को डर लग रहा है क्या कि कहीं चीनी सेना की भी पोल ना खुल जाए, जैसे चीन के हथियारों की पोल खुल गई है। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पीएलए के बड़े बड़े जनरल्स को शी जिनपिंग नौकरी से निकाल रहे हैं और कई आला अफसर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे नया नाम है जनरल हे वेइडोंग का, जो चीन के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। जनरल वेइडोंग 11 मार्च के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई ही नहीं दिए। जनरल वेइडोंग चीन के शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सह उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके अध्यक्ष खुद शी जिनपिंग हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा अधिकारी गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है किसी को। जनरल वेइडोंग की गुमशुदगी से चीन की सेना तक में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे करीबी जनरल माना जाता है। साल 2017 में भी शी जिनपिंग ने ही जनरल वेइडोंग को पीएलए का जनरल बनाया था, जो पीएलए का सबसे ऊंचा सैन्य रैंक होता है। अब इतना करीबी अधिकारी गायब है सीन से। चीन में बातें चल रही हैं कि जनरल वेइडोंग शी जिनपिंग के डर से खुद गायब हो गए। इसकी वजह भी समझिए। इसी साल मार्च में शी जिनपिंग ने जनरल वेइडोंग को पद से बर्खास्त कर दिया। तब शी जिनपिंग ने 2 रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली शांगफू को भी पद से हटा दिया था। पिछले 2 सालों में शी जिनपिंग ने जनरल रैंक के 20 अफसरों को पद से हटाया है। इनमें चीन की रॉकेट फोर्स के 7 सीनियर अफसर भी शामिल हैं। इन बर्खास्त सैन्य अफसरों में से 3 लापता हो चुके हैं और एक सैन्य अफसर तो पुलिस हिरासत में आत्महत्या तक कर चुका है।
जिसके बाद से ही पीएलए में जबरदस्त उथल पथल मची हुई है। आखिर शी जिनपिंग पीएलए के बड़े सैन्य अधिकारियों को चुन चुनकर नौकरी से निकाल क्यों रहे हैं? कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई गायब हो जा रहा है, ये चल क्या रहा है? ऐसा हो क्या गया कि पीएलए के बड़े बड़े जनरल गायब हो रहे हैं? जाहिर है इस सवाल का जवाब चीन तो नहीं देगा, क्योंकि शी जिनपिंग की मंजूरी के बिना वहां कोई खबर छपती नहीं, निकलती नहीं। लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इसका खुलासा किया है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाने की मुख्य वजह पीएलए में भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग अपनी सेना को साल 2027 तक ताइवान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। रिपोर्ट में दावा है कि भ्रष्टाचार की वजह से पीएलए के मॉडर्नाइजेशन में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए शी जिनपिंग करप्शन को खत्म करने के लिए अपने करीबी सैन्य अफसरों तक को बख्श नहीं रहे। यानी वहां की सेना में भी भयंकर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है और शी जिनपिंग को बड़े बड़े अधिकारी निकालने पड़ रहे हैं। चीन की सेना में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। चीन कभी ऐसी खबरें सामने नहीं आने देता, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों का धुआं धुआं कर दिया, यह इस बात का सबूत है कि चीन की सेना जिन हथियारों के दम पर इतना उछलती है वो कितने घटिया दर्जे के। चीन की मिसाइलें टारगेट हिट नहीं कर पाई, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया, भारत की मिसाइलों को पकड़ नहीं पाया, चीन का एक भी ड्रोन भारत की जमीन टच तक नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने सिर्फ चीन के हथियारों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि पीएलए की विश्वसनीयता और क्षमता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है कि चीन की सेना पीएलए में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है कि मिसाइलों में ईंधन की जगह पानी भर के रख देते हैं। यह कम नहीं है भाई वो 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों से। बताइए मिसाइल में पानी, क्या ही है भाई? चीन में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स इतने पुराने हो चुके हैं कि वहां से मिसाइलों को ठीक ढंग से लॉन्च नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो इनका कितना इस्तेमाल कर सकेगा इस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। भ्रष्टाचार की वजह से चीन की सेना इतनी कमजोर हो चुकी है कि शी जिनपिंग किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकते। ऊपर से जैसे हमारे यहां जो सैनिक है भाई, उसका रौला होता है, वो दिल में देश लेके लड़ने के लिए उतरता है, सेना में आता है। चाइना में मुर्गे की तरह पकड़ पकड़ के, जैसे मुर्गा को नहीं पकड़ के डाल देते हैं अंदर, वैसे पकड़ पकड़ के जो है वो सबको सैनिक बना देते हैं कि नहीं इतने दिन तो तुमको रहना होगा सेना में। इसीलिए चीन के सैनिक का आपने वीडियो देखा होगा, ये लोग जब लड़ने के लिए आते हैं बॉर्डर पे, इनको लगता है कि वहां कांड होगा, चीन के सैनिक रोने लगते हैं, हमारा सैनिक रुला देता है। चीन में सैन्य हथियारों की खरीद में बड़े लेवल पर घूसखोरी भी होती है। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया दर्जे के हथियारों की खरीद होती है। चीन में राजनीति से प्रेरित नियुक्तियां होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में चीन की एंटी करप्शन एजेंसीज ने पीएलए में 12,28,000 से ज्यादा संदिग्ध डील्स को ट्रेस किया। चीन की एजेंसीज ने रिश्वत लेते हुए हजारों सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। करीब 92,000 लोगों को करप्शन के केस में सजा मिली थी और 1,30,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों को छोटे मोटे करप्शन में चेतावनी देकर छोड़ा गया कि अगली बार नहीं छोड़ेंगे। यह हाल है चाइना का। मतलब आप सोचिए चीन की सेना में ऊपर से लेकर नीचे तक कितना जबरदस्त करप्शन घुसा हुआ है। और अब वहां जिनपिंग ये समझ गए कि भाई ये लोग तो मरवा देंगे भाई, अभी हथियार नहीं चले, वो तो पाकिस्तान को दिए थे नहीं चले, समझ में आता है, लोग कह देते हैं चलो पाकिस्तानी ठीक से चला नहीं पाए, अभी भारत मारने लग जाएगा, मान लीजिए युद्ध हो गया चीन से, तो हमारे सैनिक भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये चीन को समझ में आ रहा है। लेकिन पीएलए के टॉप सैन्य अधिकारियों पर शी जिनपिंग का हंटर सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि इसके जरिए शी जिनपिंग सेना पर अपनी पकड़ को मजबूत भी करना चाहते हैं। शी जिनपिंग चाहते हैं कि पीएलए में ऐसे सैन्य अफसर रहे जो उनके वफादार हो, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी में पीएलए की बड़ी भूमिका है। पीएलए सीसीपी की ही आर्म्ड यूनिट है। पीएलए चाइना मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के तहत काम करती है और शी जिनपिंग सीसीपी और सीएमपी दोनों के अध्यक्ष हैं। अगले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें तय होगा कि शी जिनपिंग दोबारा चीन के राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं। और इसलिए जानकार कह रहे हैं कि शी जिनपिंग पीएलए में अपने विरोधियों को खत्म करके अपनी नई टीम बना रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर शी जिनपिंग सफाई कर रहे हैं भाई अपनी सीट बचाने के लिए, ताकि उनकी सत्ता को कोई चुनौती ना मिल सके। यानी पीएलए के शीर्ष नेतृत्व को शी जिनपिंग जिस तरह से निपटा रहे हैं, इसके पीछे शी जिनपिंग का पॉलिटिकल एजेंडा भी है। क्योंकि पीएलए की प्राथमिकता चीन की रक्षा के बजाय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वफादारी है। पीएलए की दुर्गति की एक बड़ी वजह यह भी है
जनवरी 2025 में अमेरिकी थिंक टैंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट RAND की रिपोर्ट में बताया गया था कि PLA युद्ध की तैयारी करने की जगह CCP को बचाने और उनके लिए काम करने में लगी रहती है। PLA का इतिहास है कि कॉम्बैट रेडीनेस नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉयल्टी को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिसकी वजह से कॉम्बैट रेडीनेस में PLA की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक PLA कमांडर्स को न के बराबर वॉर ट्रेनिंग मिली हुई। चीन ने आखिरी युद्ध 45 साल पहले 1979 में वियतनाम से लड़ा था, जिसके बाद से PLA के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। सब हवाई बात है भाई। ये लोग वीडियो गेम पे खेल खेल के क्रिकेटर बनने वाला हाल है, ये मैच खेले ही नहीं है। इसलिए चीन इस समय भी किसी युद्ध में कूदने से डर रहा है। लेकिन चीन का जो यह हाल है किसी ना किसी दिन तो एक्सपोज होगा। लेकिन चीन का जो भी हाल हो, फिलहाल भैया मौसम ने गजब हाल कर रखा है। बाढ़ बारिश का ऐसा कहर, ऐसी तस्वीरें देखकर मुंह से बाप रे बाप निकल जाएगा। यूपी, बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, पहले ही आधम के मानसून ने जो गजब ढाया है, अब उसका चैप्टर खोल रहा। अभी कुछ दिन पहले तक आधा भारत गर्मी से झुलस रहा था, सोच रहा था कि मानसून कब आएगा, गर्मी से राहत कब मिलेगी। अब मानसून अपने तय वक्त से 10 दिन पहले आधम का और आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में छा गया, जिसके बाद अब बाढ़ बारिश की तस्वीरें देखिए भैया। सबसे ज्यादा तो गाड़ी डरती है बारिश से कि भाई ये तो हमको ही ले जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि जब ट्रेलर ऐसा है तो आगे क्या ही होगा। देखिए बेचारे की बाइक फंस गई, कहीं बाढ़ में जिंदगियां फंस गई हैं, कहीं मंदिर डूबे हैं, नदियों में मानो सैलाब आया हुआ है। इतनी बारिश हो रही है कि डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, गांव के गांव पानी में डूबे। क्या इंसान क्या भगवान, मानसून के कहर से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मानसून ने देश के 19 राज्यों को हिट किया है और आलम यह है कि अगले 24 घंटे के लिए 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। अकेले झारखंड में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। देश भर में मानसून कैसे आफत बनकर बरस रहा है, किस तरह से आंधी तूफान के बाद बारिश रौद्र रूप दिखा रहा है, आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके शहर में क्या होगा ये भी बताऊंगा। लेकिन जो हो रहा है भाई उसकी एक झलक तो देखिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर देखा आपने। बारिश ने कई राज्यों को बेहाल कर रखा है, बिहार में भी इसका असर दिख रहा है। बिहार के गया की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद फल्गु नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी इतनी तेजी से ऊपर चढ़ा कि एक 6 लेन पुल के नीचे काम कर रहे 10 से 12 लोग पानी के बीच ही फंस गए। आप देखिए कैसे बेचारे फंस गए। कुछ देर तक तो इन लोगों ने निकलने की नाकाम कोशिश भी की। इसके बाद जब मदद की गुहार लगाई गई तो SDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बोट इतने लोगों को एक साथ बचाने में सक्षम नहीं दिख रही थी। ऐसे में SDRF की टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी डाली और एक एक करके लोगों को खींचकर बाहर निकाला। आप देखिए कैसे लोगों को कमर में रस्सी बांधे। उसके बाद जो है अपने बच्चे को दोनों पैरों के बीच लुंगी में फंसाकर लोग जो है वो ऊपर आए। आप देखिए कैसे बच्चे को लुंगी के पैर के बीच में फंसा के, लुंगी के बीच में फंसा के ये लोग ऊपर आए। SDRF की टीम ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बचाया, पुल के नीचे जो मवेशी फंस गए थे उनको भी उन्होंने सुरक्षित बाहर निकाला और सही सलामत बाहर ले आए। बिहार के ही नवादा की तस्वीरें अब देखिए। नवादा में गोविंदपुर की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद ककोलत झरने का रौद्र रूप देखने को मिला। झरने में एक साथ इतना पानी आ गया कि लगा कि बादल ही फट गया। आप ये देखिए, ये ककोलत का झरना है जहां लोग नहाने जाते हैं गर्मी में, अरे मजा आएगा, चलो दोस्त यार नहा के आते हैं। आवाज सुनिए जरा। गर्मियों के मौसम में इस झरने में पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। यही वजह है कि झरने का यह रूप देखने के बाद प्रशासन ने भी यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिहार के बाद महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है, जिसके बाद नासिक में बने रामकुंड और गोदा घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो मंदिर अभी आपको आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वहां कल तक पूजा पाठ चल रहा था। नदी का पानी इन मंदिरों से काफी नीचे रहता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन में पानी इतना कैसे चढ़ गया भाई, ये मंदिर ही डूबा गया। मौसम विभाग ने नासिक के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में बारिश और तेजी से होगी
इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। एहतियातन पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है घाट पर। घाट के किनारे बनी हनुमान जी की मूर्ति को देखिए जरा, ये देखिए। अभी तक नदी से जल लाकर हनुमान जी का अभिषेक करना पड़ता था, लेकिन इससे कुदरत का करिश्मा ही कहिए कि नदी खुद चलकर हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंच गई और आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई मूर्ति दिख रही है। इस बीच नासिक से ही हैरान करने वाली एक और तस्वीर आई है। एक कार जो कि गोदावरी नदी के किनारे पार्क थी, वो सैलाब में बहती हुई नदी तक पहुंची। इसके बाद कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगाई और एक रस्सी के सहारे कार को बांध दिया। इसके बाद कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तो हाल हो रखा है। कार बह गई भाई, चली जा रही है, उसको फिर रोके के है रुको। गुजरात में तो मानसून ने आफत ही काट रखी है। बोटाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है, जहां से एक और डरा देने वाली तस्वीर आई। एक कार, ये देखिए यहां भी कार जो है वो चली जा रही है। एक कार सैलाब में कागज की नाव की तरह पीछे बही जा रही है, जैसे किसी ने बैक गियर लगाया हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र से ज्यादा बुरे हाल तो झारखंड के भी हो रखे हैं। अब हजारीबाग की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद गेरुआ नदी में ऐसा सैलाब आया कि चंद्रू धाम सूर्य मंदिर का पूरा परिसर पानी पानी। पहली बारिश के बाद ही नदी में करीब 5 फीट से ज्यादा पानी चढ़ गया, जिसके बाद सूर्य मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिख रहा है। अब देखिए, लगता है बारिश के बाद जब हालात खराब होना शुरू हुए तो प्रशासन ने पहले ही मंदिर को खाली करवा लिया था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन चंद्रू धाम मंदिर इस तरह पानी में डूब जाएगा, ऐसा तो भक्तों को भी विश्वास नहीं हो रहा। झारखंड में भारी बारिश के बाद लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे। झारखंड के चतरा की तस्वीर देखिए। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, उसके बाद भाई लोग जो है वो बाइक लेकर कहे कि ना हम पार कर जाए, फंस गए मुसीबत। वो तो गनीमत थी कि मौके पे कुछ लोग थे, बोले कि रुको रुको बचाते हैं। बाइक सवार और उसकी बाइक को सैलाब में बहने से इन्होंने बचा लिया, नहीं तो ये तो ज्यादा चीता बनने के चक्कर में बह गए। चतरा की तरह ही मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार सवार ने इसी तरह की होशियारी दिखाने की कोशिश की। मनासा इलाके में नदी पार करने के लिए बनी पुलिया ओवरफ्लो हो रही थी, किसी भी वक्त हादसा हो सकता था, लेकिन कार सवार ने कहा कि ना मैं तो निकाल ही लूंगा, मैं जेम्स बॉन्ड हूं। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, कार पानी में बहने लग गई, पुलिया के किनारे जाके फंस गई। उसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कार और कार सवार की जाकर जान ली। थोड़ा सोच समझ के इसमें निर्णय लेना चाहिए कि नहीं निकल पाएंगे तो क्या हो। झारखंड के खूंटी में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार बारिश के बाद बनई नदी पूरे उफान पर है। इस दौरान नदी पर बना पुल का आधा हिस्सा ही टूटकर नदी में लटक गया। जिस वक्त हादसा हुआ, पुल के ऊपर एक ट्रक भी था। वो तो गनीमत रही कि पुल बहा नहीं तो ट्रक और ट्रक ड्राइवर की जान बचाना मुश्किल हो जाता। पुल के दूसरी तरफ से भी कार आ रही थी, जिसने वक्त रहते ब्रेक लगा लिया। वैसे भी लगातार बारिश के बाद खूंटी जिले में हालात खराब होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ऊपरी इलाके से आ रहा सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। खूंटी में ही करकरी नदी पर एक निर्माणाधीन पुल के नीचे 6 मजदूर फंस गए। बताया जा रहा है कि काम के बाद सभी मजदूर वापस आ गए, जबकि 6 मजदूर वहीं रुक गए, लेकिन नदी का पानी बढ़ गया अचानक से, मजदूर फंस गए। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची और बोट की मदद से सभी 6 लोगों को फिर उन्होंने बचाया। झारखंड के ही लातेहार की तस्वीरें अब दिखाता। एक ट्रक नदी में उल्टा लटका हुआ है। अब ये देखिए, जैसे आदमी डाइव नहीं करता है स्विमिंग पूल में, वैसे नीचे लग रहा ट्रक कूद गया। बताया जा रहा है कि बालूमाथ इलाके में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। इसके बाद तेतरिया खांड नदी में अचानक बाढ़ आ गई। अचानक आए पानी से नदी के किनारों पर मिट्टी का कटाव हो और नदी किनारे खड़ा ट्रक उसमें समाने लगा। इसके बाद आनन फानन में जेसीबी मशीन मंगवाई गई और ट्रक को खींच के फिर बाहर निकाला गया। रांची में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। राय और खलारी स्टेशन के बीच बारिश के चलते रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही खिसक गई। देखिए आप, इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि अगर उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती तो हादसा होना तय माना जा रहा था, लेकिन समय रहते इस गड्ढे को देख लिया गया और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद कई ट्रेनों पर असर पड़ने की संभावना है। झारखंड के रामगढ़ में भी लगातार बारिश के बाद दामोदर नदी और भैरवी नदी उफान पर है। हालत यह है कि नदी का पानी घाटों को पार करके शहर की तरफ बढ़ रहा है। नदी में उफान के बाद रजरप्पा के छिन्न मस्तिका मंदिर के परिसर में बेहिसाब पानी भर गया। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि अभी ना तो पानी बरसना रुका है और ना ही आफत खत्म हुई। झारखंड में लगातार बारिश के बाद नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए। बरसाती नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसके बाद शहरों में रहने वालों का जीना मुहाल हो गया है। झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर की तस्वीर देखिए।
सड़क पर बोट चला रहे हैं लोग भाई, बोटिंग का मजा ले रहे हैं। मजा क्या ही लेंगे, बेचारे फंस गए हैं तो बोट चला रहे हैं। लगातार बारिश के बाद आशियाना वुडलैंड में हालात खराब हो गई। यहां इतना पानी भर गया कि लोगों को बोट की मदद से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। यह हाल पूरे जमशेदपुर का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग ट्रक के टायर के ट्यूब में हवा भरकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जमशेदपुर में कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि कोई भी डूब सकता है। लगातार बारिश के बाद जमशेदपुर में गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। घरों में पानी भरा हुआ है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। देखिए किस तरह से घर के बाहर खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई। यही हाल नेशनल हाईवे का भी है। पानी इतना भर गया कि गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। बोली नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी भाई, मैं कहां जाऊंगी, मैं तो नाव बन जाऊं। तो गाड़ी वहीं खड़ी रह गई। एक जगह तो इतना पानी भर गया कि कुछ लोगों को ट्रक के ऊपर शरण लेनी पड़ी। वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि पानी उतरे तो हम उतरें। पानी उतरने को तैयार नहीं, वो उतरने को तैयार होंगे कैसे। झारखंड के गढ़वा जिले में भी 2 दिन की बारिश ने भारी तबाही मचाई। कोयल नदी में आई बाढ़ में नदी पर बन रहे पुल के एक पिलर की शटरिंग ही बह गई। बहाव इतना तेज था कि लोहे की शटरिंग कागज की तरह ढह गई। बताया जा रहा है कि यह सैलाब एक ट्रैक्टर को भी अपने साथ बहा ले गया। इस पूरी घटना में कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 20 साल बाद जून के महीने में आई बाढ़ के बाद नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। भारी बारिश में नदी नालों से दूर रहने को क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दादरा नगर हवेली में एक पुल के पास तेज बारिश के बाद इतनी तेजी से कटाव हुआ कि उसमें पूरी सड़क ही बह गई। पहले सड़क का एक हिस्सा पानी में बहा, फिर देखते ही देखते सड़क ही बीच से बह गई और किसी नाले की तरह उसमें से पानी बहने लगा। ये देख रहे हैं। प्रशासन ने ठीक वक्त पर ट्रैफिक नहीं रोका होता अगर, तो सोचिए कितना बड़ा हादसा होता। पूरी सड़क बीच से कट गई है और वहां से नदी बह रही है। पुणे में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद मूला मुठा नदी में उफान आ गया। इसी उफान के बीच एक शख्स फंस गया। पुलिस को जब शख्स के फंसे होने की जानकारी मिली तो पुलिस की पूरी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और कुछ ही देर में रस्सी की मदद से शख्स को उफनते पानी से बचा के बाहर लाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी झमाझम बारिश ने लोगों के लिए जो आफत खड़ी की, उसकी तस्वीरें देखिए। अचलेश्वर चौराहे के पास एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया। पेड़ गिरते ही लोगों की भीड़ लग गई। कार में 2 लोग भी सवार थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों को बचा लिया गया। ये तस्वीर देखिए उस वक्त कैसे कार पर जो है वो पूरा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें दिखता है कि कैसे चलती कार के ऊपर ये पेड़ गिर जाता है। तो भाई बारिश तो आ गई है, मॉनसून आ गया है, लेकिन मुसीबत भी लाया। तो थोड़ा बच के चलिए। सड़क पे भी जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, कब कहाँ क्या हो जाए, थोड़ा एहतियात।